बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हमने कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 के अंदर, जिनमें आपके पास थे एआरपी प्रोटोकॉल, आरएआरपी प्रोटोकॉल, उसके अलावा एक टेक्निक थी जिसको हमने बोला था प्रॉक्सी एआरपी, और चौथी चीज़ थी आपके पास डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम, कि डोमेन नेम सर्वर किस तरह से काम करता है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों ने जाके प्रैक्टिस भी की होगी, जो मैंने आपको काम दिया था उसकी भी। आज हम पढ़ेंगे जी बूट पी और डीएचसीपी। ये सारे के सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे मॉडल की लेयर्स हैं, टीसीपी आईपी की जो लेयर्स हैं, हर लेयर के ऊपर डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो कल जो हमने प्रोटोकॉल पढ़े थे एआरपी, आरएआरपी, वो प्रोटोकॉल्स भी उसी मॉडल से, जो वो लेयर्स होती है मॉडल्स की, उनसे रिलेट कर रहे थे। और आज के जो प्रोटोकॉल्स हैं ये भी उन्हीं लेयर से रिलेट कर रहे हैं। ये कौन सी लेयर पे काम करते हैं इसको हम आगे जाके देखते हैं। तो सबसे पहले जी दो प्रोटोकॉल्स हैं। इन दो प्रोटोकॉल्स का स्पेसिफिकली काम होता है आईपी एड्रेसेस वगैरह जो है वो असाइन करना। जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती है तो आपको पता है कि उसे कोई ना कोई एक आईपी चाहिए होता है उस नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक भेजने के लिए या उस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स जो हैं बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है वो भी देखते हैं। बूट पी और डीएचसीपी, ये दो प्रोटोकॉल्स हैं। इनमें से आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो बूट पी प्रोटोकॉल है ये प्राय प्रोटोकॉल है, मतलब इससे पहले जो है डीएचसीपी से आजकल जो मोस्टली यूज़ किया जा रहा है वो आपके पास डीएचसीपी प्रोटोकॉल है। लेकिन इससे पहले जो बूट पी प्रोटोकॉल था इसी पर्पज़ के लिए ऑटोमेटिक जो आईपी असाइनमेंट्स थी या ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसेस थे वो असाइन करने के लिए ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल जो है वो डीएचसीपी यूज़ किया जाता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हमें ऑटोमेटिकली या डायनामिकली आईपीएस की ज़रूरत क्यों होती है। एक छोटा सा सिनेरियो जो है उसको समझ लेते हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, आप एक किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के एक नए मेंबर बने हैं, एक एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपको वहाँ का जो एक प्राइवेट नेटवर्क है उसको यूज़ करना है। वो प्राइवेट नेटवर्क आप किसी न किसी तरीके से, अगर आपके पास वायरलेस कनेक्शन है तो आप वायरलेस के साथ कनेक्ट होंगे, अदरवाइज आपको कोई इथरनेट केबल या इस तरह की, लेकिन मोस्टली आपके पास वाईफाई ही होता है। तो आप जाके क्या करेंगे कि हाँ जी, मुझे जो है वो वाईफाई का पासवर्ड चाहिए। वाईफाई का पासवर्ड लेने के बाद आप जब उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसके बैकएंड पे आपको एक उस नेटवर्क की तरफ से या जो भी डिवाइस जिस राउटर के साथ, जिस कंप्यूटर सर्वर के साथ आप कनेक्ट हो रहे थे उसकी तरफ से आपको एक डायनामिक आईपी मिलता है। ठीक है। अब आपको वो आईपी एक ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स सपोज कोई 10 बंदे काम कर रहे हैं या 20 बंदे काम कर रहे हैं, तो उनको आईपीज डायनामिकली जो देना आसान होगा या फिर आप उनको वो स्टैटिक आईपी दें तो वो आसान होगा। मतलब हर बंदा जब जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो तो उसका आप आईपी लेके या कोई एक स्पेसिफिक आईपी आप उसको बता दें कि हाँ जी ये आपका आईपी है। वो काम आपके लिए आसान होगा ज़्यादा, या फिर वो काम आपके लिए आसान होगा कि आप जैसे ही कोई बंदा एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो उसको ऑटोमेटिकली जो सिस्टम होता है या जो आपका सर्वर होता है वो ऑटोमेटिकली खुद ही उसको एक आईपी असाइन कर देता है। इनमें से कौन सा काम ज़्यादा आसान है? जिसको खुद ही दे देता है जिसका वो वाला ज्यादा इजी। ऑटोमेटिकली खुद ही जो है आईपी एड्रेस आपकी डिवाइस को एलोकेट हो जाता है। आप देखते हैं कि जब भी आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं वाईफाई के साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। वो जो आईपी एड्रेस आपको मिल रहा होता है वो आपको कौन दे रहा होता है? ये वाला जो प्रोटोकॉल है जिसको हम डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल बोल रहे हैं, ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये आपको वो वाला आईपी एड्रेस असाइन करता है। देखिए कोई भी जब हम बात कर रहे होते हैं, जब हम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, प्रोटोकॉल हमने पढ़ा एफटीपी प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, बूट पी, डीएचसीपी, डीएनएस, ये सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके। ये बेसिकली सर्विसेज ही होती हैं। जब हम इनको किसी एक मशीन के ऊपर फिजिकली किसी एक हार्डवेयर के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड या कॉन्फ़िगर कर देते हैं तो ये हमारे पास एक सर्वर बन जाता है। लेट्स सपोज हम अगर किसी कंप्यूटर के ऊपर डीएचसीपी को इंस्टॉल कर देंगे या डीएचसीपी की जो सर्विसेज हैं उनको एनेबल कर देंगे, तो हमसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक डीएचसीपी सर्वर है। तो डीएचसीपी और बूट पी का इस्तेमाल इस पर्पज़ के लिए किया गया था कि किसी भी पर्सन को, किसी भी एक जो नेटवर्क यूज़र है उसको हमें स्टैटिक आईपी जो है वो ना देना पड़े। यहाँ पे बूट पी स्टैटिक आईपी ही देता था, लेकिन स्टैटिक आईपी किस सेंस में देता था कि जब आपका जो आपके डिस्क क्लास कंप्यूटर होते थे, ठीक है, सबसे पहले डिस्क क्लास कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी अपनी कोई हार्ड ड्राइव नहीं होती, उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से लोड करना पड़ता है, जो सर्वर्स पीछे कनेक्ट होता है, जो सर्वर जो है आईपीज वगैरह असाइन कर रहा होता है वहाँ पे, वहाँ से आपका जो कंप्यूटर है डिस्क क्लास कंप्यूटर वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करते हैं। तो बूट भी जो पहले प्रोटोकॉल यूज किया जाता था उसमें फर्स्ट टाइम आपको एक देता, उसमें भी ऑटोमेटिक ही था,
लेकिन उसमें ये था कि एक बार जब आपको एक आईपी मिल जाता था, उस आईपी के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स लाइक उसका आईपी एड्रेस, उसके अलावा सबनेट मास्क, उसके अलावा जो उसका डिफ़ॉल्ट राउटर या डिफ़ॉल्ट गेटवे होता था वो मिलता था, उसके अलावा आपका जो डीएनएस सर्वर है उसके एक आईपी मिलता था। ये सारे के सारे पैरामीटर्स जब एक बार आपका सिस्टम बूट होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता था, तभी ये सारी की सारी चीज़ें आपको एलोकेट कर दी जाती थी और उसके बाद दोबारा आप इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस चीज़ का सोल्यूशन, तो इस वजह से मतलब इस प्रोटोकॉल को जो है वो ये ऑब्सोलीट हो गया, इसका यूज़ जो है वो थोड़ा कम हो गया और इसकी जगह ले ली फिर उसके बाद डीएचसीपी प्रोटोकॉल। अच्छा जी, बूट पी क्लाइंट क्या होता है और बूट पी सर्वर क्या होता है? इसको कैसे जो है ये बूट पी क्लाइंट ये वाला कंप्यूटर है बूट पी प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, बूट पी स्टैंड फॉर बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल। ठीक है, बूट पी स्टैंड फॉर बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल इसे बोलते हैं और डीएचसीपी स्टैंड फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो बूट पी किस तरह से क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है सर्वर मशीन को आईपी एड्रेस के लिए, और उसके अंदर उसके साथ कौन कौन सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाती है, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, ये लिख लिया, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। और इसके लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट वगैरह यूज़ की जाती है डाटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, जब कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो किस पोर्ट के ऊपर रिक्वेस्ट करता है, पोर्ट नंबर 67 पे, और जैसे ही वहाँ से सर्वर से बूट पी रिक्वेस्ट जो उसकी एक्सेप्ट कर ली जाती है, जो उसको आईपी एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है, वो एक जो उसका रिप्लाई आता है वो आता है पोर्ट नंबर 68 पे। ठीक है, तो ये दो पोर्ट्स हैं जो बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट जो है बूट पी और डीएचसीपी दोनों प्रोटोकॉल्स के लिए ये सेम दोनों पोर्ट्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे थ्योरी लिखी है, आप लोगों को पढ़ लेनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एक बूट पी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और उसके दरमियान में इंटरमीडिएट नोड्स या लिंक्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब बूट पी क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, तो उससे पहले उसे एक रिले एजेंट, ये यहाँ पे एक बेसिकली एक एज अ डिवाइस जो है वो रिले एजेंट के तौर पे काम कर रही होती है। और रिले एजेंट का क्या काम होता है कि ये इसको दूसरे नेटवर्क के अंदर मौजूद जो सर्वर है उसका आईपी एड्रेस पता होता है। लाजमी बात है, जब आपको किसी सर्वर का स्टैटिक आईपी या आईपी एड्रेस पता होगा तभी आप उस सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकेंगे किसी के बारे में, या किसी को कि ये जो आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है इसकी रिक्वेस्ट आती है रिले एजेंट के पास, रिले एजेंट के पास आपका जो सर्वर होता है उसका एड्रेस मौजूद होता है, और ये वाला रिले एजेंट फिर इसके थ्रू जो है आपकी रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, और ये सर्वर दोबारा से कोई ना कोई जो एक आईपी है, आईपी का जो एक पूल होता है आईपी का पूल, उस पूल से कोई ना कोई एक आईपी एड्रेस जो है वो इस मशीन को एलोकेट कर देता है। उसके अलावा ये था जी बूट पी प्रोटोकॉल। आपको मैंने बताया कि जो बूट पी प्रोटोकॉल था वो स्टैटिक आईपी एलोकेट करता था। ठीक है, हर सिस्टम को डिफरेंट आईपी जो है जैसे ही वो बूट होता था उसके बाद एक उसको एलोकेट कर दिया जाता था एक स्टैटिक आईपी। और जो डीएचसीपी प्रोटोकॉल है वो आपको जैसे ही आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको लीज टाइम के ऊपर थोड़े से टाइम के लिए एक आईपी एड्रेस जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है, और जैसे ही आप डिस्कनेक्ट होते हैं हो सकता है जो आईपी आपको मिला है अगले ही टाइम में वही वाला आईपी किसी और मशीन के ऊपर चल लो। तो डायनामिकली ये जितने भी पैरामीटर्स हैं वहाँ पे बूट के अंदर जो आपको पैरामीटर जितने भी थे एक बार स्टैटिक पैरामीटर साइन कर दिए जाते थे, जैसे ही आप एक बार सिस्टम को ऑन करते हैं तब से उसके बाद ये वाले जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते थे, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं स्टैटिक आईपी। ठीक है, ये स्टैटिक आईपी वगैरह गेटवे डीएनएस वो प्रोवाइड किया जाता था, जबकि डीएचसीपी में आपके पास ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होने के बाद आप डिसकनेक्ट होते हैं तो हो सकता है जो आईपी जो डीएनएस सर्वर जो गेटवे आपको मिला हुआ है नेक्स्ट टाइम में वही सेम आईपी सेम सर्वर सेम डीएनएस सर्वर का नाम और गेटवे वगैरह सारी चीज़ें किसी दूसरी कंप्यूटर को मिली। ठीक है जी, तो ये इसके बारे में सारी इसकी थ्योरी लिखी है। अच्छा, ये वर्किंग किस तरह से करता है कि सबसे पहले आपका जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट करता है आपके सर्वर को। आपने देखा होगा अक्सर जब आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, उसकी वजह क्या होती है कि आपको सर्वर के पूल से जो आपका आईपी टेबल होता है, जो पूल होता है जिसके अंदर सारे के सारे आईपीज पड़े होते हैं आईपी एड्रेसेस, उसमें से कोई आईपी मिल ही नहीं रहा होता। तो इसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है कि सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सॉरी डिस्कवर करता है। डिस्कवर का क्या मतलब है कि क्लाइंट सर्वर से पूछता है कि हाँ जी मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो सर्वर उसके जो रिक्वेस्ट आती है उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है, ऑफर करता है कि हाँ जी आपको एड्रेस चाहिए तो मेरे पास कोई आईपी एड्रेस मौजूद है, मेरे पूल के अंदर जो आईपी एड्रेस पड़ा है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो क्लाइंट मशीन है वो रिक्वेस्ट करती है कि हाँ जी आप मुझे आईपी वो वाला एलोकेट कर दें, आईपी असाइन कर दें। तो सर्वर मशीन क्या आती है, ठीक है जी मैं आपको आईपी दे दूँ, एक्नॉलेज करने के बाद वो वाला जो आईपी एड्रेस है वो इस मशीन को एलोकेट कर दिया जाता है।
इतनी बात क्लियर है जी? यस सर। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट होती है बूटबी के अंदर, डीएचसीपी के अंदर, वो आपकी ब्रॉडकास्ट होती है। ठीक है, एक नेटवर्क जब हम कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है एक नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल जो है वो सर्वर्स वो रन कर रहे हैं, मल्टीपल सर्वर्स चल रहे हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट जो है ब्रॉडकास्ट होती है और आपके उस एआरपी प्रोटोकॉल के आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस वगैरह को देखते हुए, आईपी रेजोल्यूशन को देखते हुए जो है वो आपको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है। और जैसे आपको आईपी एड्रेस असाइन कर दिया जाता है तो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो आपका जो रिस्पॉन्स है वो यूनिकास्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही डिवाइस को जिसने आपको रिक्वेस्ट की थी उसी को आपने आईपी एड्रेस पर असाइन करना होता है। तो ये सारी उसी की थ्योरी लिखी है। अब हम यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के थ्रू एक छोटी सी जो है वो डायग्राम बना लेते हैं डीएचसीपी की, कि किस तरह से हमने एक जो डीएचसीपी सर्वर है उसको कॉन्फ़िगर करना है और उस किस तरह से हमने डायनामिकली दो डिवाइसेस को आईपी एड्रेस वगैरह एलोकेट करना है। ठीक हो गया जी? यहाँ पे हम जल्दी से जो है पैकेट ट्रेसर को ओपन कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा जी, पैकेट ट्रेसर की स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है? यस सर। पैकेट ट्रेसर के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये एक सिमुलेशन टूल है जिसके ऊपर आप वर्चुअली पूरे का पूरा नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं फिजिकली इंप्लीमेंट करने से पहले पहले। ठीक है, आप कोई भी जो पेपर वर्क करके या फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टूल के अंदर तमाम वर्चुअल डिवाइसेज जो हैं आपके पास, राउटर्स भी पड़े हैं, स्विच भी पड़े हैं, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप्स, वायरलेस डिवाइसेज, ये सारी की सारी चीज़ें पड़ी, आप इनको यूज़ करते हुए जो है वो अपना काम या अपने पूरे का पूरा एक वर्चुअल नेटवर्क जो है वो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे आपके पास एक ब्लैंक विंडो आ रही है। हम जल्दी से यहाँ पे दो डिवाइसेस लेके, कोई दो कंप्यूटर या कोई लैपटॉप वगैरह लेके और एक सर्वर लेके, तो उन्हें हम आईपी एड्रेस वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली डीएचसीपी के थ्रू असाइन करवा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पीसी सिलेक्ट करता हूँ, एक पीसी, उसके बाद लैपटॉप ले लेता हूँ या कोई दूसरा पीसी ले लें, कोई भी चीज़ जो आप को लगता है कि अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक सर्वर मशीन ले ली मैंने, ठीक है, इन डिवाइसेस में से। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास डिफरेंट डिवाइसेस होंगी तो तब आप जो केबल यूज़ करेंगे इनको कनेक्ट करने के लिए वो करेंगे क्रॉस ओवर। ठीक है, लेकिन जब आपके पास सेम डिवाइसेस होंगी, लेट्स सपोज यहाँ पे भी कंप्यूटर था, यहाँ पे भी कोई दूसरा कंप्यूटर है, तो उन दोनों को आपने आपस में कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट थ्रू केबल लेनी। यहाँ पे चूंकि हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेज हैं तो इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल लेंगे। यहाँ पे इसे कनेक्ट किया और यहाँ पे इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आ रही कि हमने कौन सी केबल लेनी है तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली, ठीक है, एक जो केबल है उसको चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी उसका इंटरफेस हो उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट हो जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, देखें वो कह रहा है कि आपके पास कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके जो सर्वर मशीन होती है, जो कंप्यूटर होता है, उसके अंदर आपने देखोगे कि एक ही ईथरनेट पोर्ट होती है। तो उस एक ईथरनेट पोर्ट को हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्विच यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे डिवाइसेस के अंदर तो यहाँ पे आपके पास एक जेनेरिक स्विच पड़ा हुआ, आप कोई भी स्विच ले लें यहाँ से। ठीक है, अब बजाय इसके कि मैं ये जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं इनको डायरेक्ट सर्वर के अंदर लगाऊं, मैं एक वायर यहाँ से लूँगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली कोई वायर ले लेता हूँ, उसको यहाँ पे कनेक्ट किया इसकी एक पोर्ट के साथ और यहाँ पे स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे स्विच के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, आप जितने मर्जी कंप्यूटर जो है डायनामिकली इस पोर्ट के साथ, इनकी पोर्ट्स के साथ अटैच कर दें। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं ऑटो केबल नहीं लेता, मैं कोई दूसरी जो क्रॉस ओवर केबल उसको ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी इथरनेट पोर्ट लैपटॉप की, और दूसरा यहाँ पे मल्टीपल इथरनेट पोर्ट्स हैं। ठीक है, इनके साथ जितनी ये पोर्ट्स हैं आप इतने कंप्यूटर इसके साथ अटैच कर सकते हैं, तो आप इनमें से कोई भी पोर्ट ले सकते हैं। ये लेने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, सर्वर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इसका डेस्कटॉप नजर आएगा जिस तरह आपके पास पर्सनल कंप्यूटर के अंदर होता है। यहाँ पे आप जाएंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आपने याद रखना है कि आपका जो सर्वर का आईपी एड्रेस होता है वो हमेशा स्टैटिक होता है। यहाँ पे आप कोई भी आईपी एड्रेस दे लें, 192.168.1 दे लें। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा क्लास सी का आईपी एड्रेस, तो यहाँ पे नीचे सबनेट मास्क आ गया। आप यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे दे सकते हैं। अगर आप किसी नेटवर्क के साथ इंटरनेट वगैरह यूज़ करें तो आपका जो राउटर होगा उसका जो बाई डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अपना डीएनएस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल कुछ नहीं दे रहे हैं, हम सिंपल एक नेटवर्क बना के तो दो डिवाइसेज जो है हमको आईपी एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली या डायनामिकली जो है वो असाइन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया, एक स्टैटिक आईपी दे दिया। ठीक है, स्टैटिक आईपी देने के बाद आपने यहाँ पे जाना है, तो इसकी भी इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके आपने यहाँ पे स्टैटिक है और यहाँ पे है डीएचसीपी। ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक है मतलब आप इन डिवाइसेस को भी एक स्टैटिकली आईपी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे पास हो सकता है इन फ्यूचर कुछ 10, 12,
100 या 1000 डिवाइसेज आया तो हम हर डिवाइस को स्टैटिकली आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, हम इनको DHCP के थ्रू जो है वो एड्रेस देंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा DHCP पे, तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि यहाँ पे जो एड्रेस आपको एलोकेट होगा वो DHCP की तरफ से होगा, लेकिन यहाँ पे अभी आपके पास जो एड्रेस आ रहा है वो अपीपा एड्रेस आ रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्योंकि हमने अभी तक वहाँ पे सर्विस की जो DHCP सर्विसेज थी उनको एनेबल ही नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये एड्रेस आ रहा है। आपने देखा था कि वहाँ पे हम जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं IP वो 192.168.1.1 था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है। तो सिंपल हम सबसे पहले जाके वहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे सर्विसेज में आप आएंगे और यहाँ पे DHCP में आएंगे। DHCP के अंदर आके आप यहाँ पे क्या करेंगे, सर्विसेज को ऑन कर देंगे, सिंपल, ठीक है। ये बाकी नीचे जितने भी पैरामीटर्स है यहाँ पे आप पूल्स क्रिएट कर सकते हैं, IP का एक पूल, एक से ज़्यादा पूल हो सकते हैं, हर पूल के अंदर जो है 255 तक IP एड्रेसेस हो सकते हैं जो कि आप डिफरेंट डिवाइसेस को एलोकेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी वो इन्फॉर्मेशन है, ये फिलहाल मैं नहीं कर रहा। सिंपल आपने क्या किया, यहाँ पे DHCP की सर्विसेज को एनेबल कर लिया, एनेबल करने के बाद आपने यहाँ से क्रॉस कर देना है। अब आपका इसका DHCP ऑन हो गया। जैसे ही कोई नई डिवाइस आएगी आपने सिंपल जाके उसका DHCP ऑन करना है और उसको ऑटोमेटिकली IP एड्रेस जो है वो 192.168.1.1 हमारा स्टैटिक IP था इसका, ठीक है। इसके ऊपर जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो भी आपको नजर आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे आपको, ठीक है, साइड पे नजर आ रहा है। तो 1.1 से लेके 1.1 ऑलरेडी इसको एलोकेट है सर्वर को, इसका स्टैटिक आईपी है। 1.2 से लेके आगे 255 तक, जो 254 तक जितनी भी एड्रेसेस हैं वो आप डिवाइसेस को दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल जाके मैंने इसका जो DHCP है उसको ऑन करना है। अब मैं यहाँ पे ऑन करूंगा तो मुझे देखेंगे कि इसको ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस जो है वो एलोकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए इसने रिक्वेस्ट की, सबसे पहले दोबारा कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को कि मुझे IP एड्रेस दे दें, और उसने वो वाला जो IP एड्रेस था उसी नेटवर्क में से 1.2 जो है वो उसको एलोकेट कर दिया। अब हमारी ये डिवाइस जो है वो इसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही है। इसी तरह हम यहाँ पे भी आएंगे तो इसके पास अभी तक कोई IP नहीं है, तो हम इसको DHCP करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इसको भी 1.3 IP एलोकेट हो चुका है। अगर आपने ये चेक करना है कि इसकी कम्युनिकेशन जो है इस तक हो रही है या नहीं हो रही, तो आपने सिंपल यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। जिस तरह आप वहाँ पे जाते हैं तो अपने यहाँ पे पिंग करके चेक कर लेना 192.168.1.1, एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट, ये देखें जितने भी पैकेट्स हैं पूरे के पूरे 4 पैकेट्स होते हैं, 4 पैकेट सेंड भी हो रहे हैं और रिसीव भी हो रहे हैं। आपका कोई पैकेट जो है वो लॉस्ट नहीं हो रहा है। इट मीन कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्टली इस डिवाइस के साथ हो रही है। ठीक हो गया जी, DHCP सर्वर की समझ आ गई। इस वीडियो को आपने दोबारा देख लेना है, ये जो लेक्चर है इसको आपने दोबारा से देख लेना है अगर आपको चीज़ की समझ नहीं आई, और थ्योरी में से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछनी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जितना भी ये फाइल है और जितनी भी आपके नोट्स वगैरह हैं ये आपके डेली जो है वो आपके पोर्टल पे, IIT कॉलेज के पोर्टल पे जो है वो अपलोड हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट क्लास में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है एरर रिकवरी, कि किस तरह से आप नेटवर्क के अंदर जो भी एरर्स वगैरह आते हैं कम्युनिकेशन के दौरान उनको आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे एरर अगर हुआ है, और डिटेक्ट करने के बाद आप कैसे उसी एरर को करेक्ट कर सकते हैं। उस तरह उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी, ओके जी, फी अमान अल्लाह। Yes, sir.